इसमें देखो दो ब्लॉक हैं 2m और m मास के, एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है k। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, जो m मास का ब्लॉक है इसको v वेलोसिटी देते हैं। इसको आपने v वेलोसिटी से खींच दिया। आपको फाइंड करना है, फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। कंडीशन क्या होगी, देखो इसको आप v वेलोसिटी दोगे तो धीरे 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 ये आगे बढ़ने लगेगा। स्प्रिंग स्ट्रेच होती जाएगी, स्ट्रेच होती जाएगी। एक लिमिट के बाद स्ट्रेच होना बंद हो जाएगी और 2m मास आगे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलो अब आप ये देखो, इस तरह की क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनिशियली इसको आप मान लो ओरिजिन पे रखा हुआ 0 0, इसकी लेंथ ले लेते हैं x, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x0। क्लियर है इतना। और आप सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, v बार इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, तो v बार इक्वल टू क्या आएगा, 2m इंटू, देखो ये वाला ब्लॉक तो रखा हुआ है इनिशियली 0। ठीक है, तो इसका मास हो गया 2m, वेलोसिटी हो गई 0, प्लस इस वाले ब्लॉक का मास है m। ठीक है, इस वाले ब्लॉक का मास है m, वेलोसिटी कितनी है इसकी v ओवर 2m प्लस m, टोटल कितना हो गया 3m। 3m से आप इसको डिवाइड कर दोगे। ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा v/3। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी v/3। हाँ, ये कितनी वेलोसिटी से चलेगा, v/3 वेलोसिटी से, और ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ठीक है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, क्यों 0 होगा, क्योंकि इस सिस्टम पर कहीं से भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं हो रहा है। इस पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 है, और जब तक फोर्स नहीं होगा तब तक एक्सीलरेशन नहीं आएगा। यहां तक बेटा क्लियर हो रहा है। अब आप देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस डायग्राम को फिर से रिड्रॉ करते हैं। देखो ये मास हो गया 2m, ये वाला मास हो गया m। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v/3। यहां तक बात समझ में आ रही है। सेंटर ऑफ मास जो है ये वेलोसिटी, ये वाला ब्लॉक जा रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी है 0, और सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास मूव करेगा विद वेलोसिटी v/3। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, एक ऐसा ऑब्जर्वर लेते हैं जिसको हम सेंटर ऑफ मास पर रखते हैं। ठीक है, हम ऐसा मानते हैं कि ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पर है। ठीक है ना, यहां से ऑब्जर्वेशन करना आसान काम होगा। फिर से आप देख लो, तो ऑब्जर्वर को कहां कंसीडर करें हम, सेंटर ऑफ मास पे रखा हुआ। ठीक है, देखो अगर ऑब्जर्वर यहां पर होगा, अगर ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पर होगा तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या होगी, जितनी वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास चल रहा है उतनी ही वेलोसिटी से ऑब्जर्वर चलेगा, v/3। क्लियर है बेटा इतना। अब आप ऐसा मान लो कि आप खुद यहां पर बैठ गए। ठीक है ना, इस ऑब्जर्वर की जगह अपने आप को रख के देखो। अब आप ये देखो कि जब ये खुद आगे चलेगा v/3 से, ये वाला ब्लॉक स्टेशनरी है, तो इस ऑब्जर्वर को ये वाला ब्लॉक कहां जाता हुआ दिखाई देगा, बिल्कुल ठीक है, पीछे की ओर जाता हुआ दिखाई देगा।
ठीक है ना। ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा जैसे ये वाला ब्लॉक पीछे जा रहा हो, ठीक है। ऑब्जर्वर को ऐसा दिखाई देगा जैसे ये वाला ब्लॉक पीछे जा रहा हो, ठीक है। चलो, ऑब्जर्वर खुद चल रहे हैं v/3 की, हाँ, तो आपको ये वाला ब्लॉक कैसा दिखाई देगा, v/3 वेलोसिटी से पीछे जाता हुआ। और ये वाला ब्लॉक कैसा दिखाई देगा, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, इस ऑब्जर्वर को इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी। देखो, हमने आपको बताया था जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए एक दूसरे से माइनस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ऐड करते हैं। तो ये आगे जा रहा है v से और ऑब्जर्वर आ रहा है v/3 से, तो इसको वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, v माइनस v/3, इससे आगे जाता हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब कितना आ गया, 2v/3 वेलोसिटी से आगे जाता हुआ दिखाई देगा। चलो, ये बात क्लियर हो रही बेटा कि नहीं हो रही। चलो देखो, आप एक बात समझना, एक आदमी ए ये चल रहे हैं 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे, और दूसरे इसका पीछा कर रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बी। तो आप ये बताओ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी, कैसे फाइंड करते थे हम लोग, 30 माइनस 20, ठीक है। 10 आएगा कि नहीं आएगा ये बताओ। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, जब दोनों लोग एक ही डायरेक्शन में होंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें से इसको माइनस करेंगे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते, दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो, तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, दोनों की वेलोसिटी को ऐड करके। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलो, तो ऐसे ही हमने क्या फाइंड किया, देखो ये आ रहा है v/3 से, ये जा रहे हैं v से, तो ऑब्जर्वर को ये कितने से आगे जाता हुआ दिखाई देगा, 2v/3 से। आ रही बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही है बताओ। और आप ये देखो, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, क्या कंसीडर की थी हमने, x, ठीक है ना। तो इस लेंथ को आप ले लो x। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ऑब्जर्वर ऐसा देखेगा कि ये वाला ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, ये वाला ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, और जैसे ही इनका मैक्सिमम एलोंगेशन होगा तो दोनों ब्लॉक इसको रुके हुए दिखाई देने लगेंगे। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। अब आप ऑब्जर्वर के हिसाब से सोचो, ठीक है ना। अब आप ऑब्जर्वर के हिसाब से सोचो तो क्या होगा, ऑब्जर्वर देखेगा कि ये वाला ब्लॉक यहां जा रहा, ये वाला ब्लॉक यहां जा रहा है, इसकी वेलोसिटी है v/3, इसकी वेलोसिटी है 2v/3, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये चलते 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 मैक्सिमम एलोंगेशन जब आ जाएगा तो इसको कैसे दिखाई देंगे, रुके हुए। तो ये हो गई इनिशियल कंडीशन, ठीक है। और अब बना लेते हैं फाइनल कंडीशन। ठीक है, इनिशियली ये वाला ब्लॉक यहां पर है, ये वाला ब्लॉक यहां पर है, थोड़ी देर बाद ये ब्लॉक आगे पहुंच गया, स्प्रिंग में क्या आ जाएगा, इलोंगेशन आना शुरू हो जाएगा, स्प्रिंग स्ट्रेच्ड हो जाएगी, ये वाला ब्लॉक रुक जाएगा, ये वाला ब्लॉक भी रुक जाएगा। पहले लेंथ थी L, अब इसकी लेंथ मान लो x प्लस L। ये हो गया इसका मैक्सिमम एलोंगेशन, इसका मास है 2m और इसका मास है m, ठीक है। तो मैक्सिमम एलोंगेशन क्या कहलाएगा, L। केस 1 और केस 2, कंडीशन 1 कंडीशन 2 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करो, ठीक है। अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी इन केस फर्स्ट इक्वल टू टोटल एनर्जी इन केस सेकंड। अरे बेटा बात समझ में। फर्स्ट केस में स्प्रिंग कैसी है, स्प्रिंग अभी अपनी नॉर्मल पोजीशन पर है, ठीक है ना। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जस्ट चलना शुरू हुए, अभी आगे नहीं बढ़ी है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, ठीक है। तो स्प्रिंग में कोई एनर्जी होगी क्या,
स्प्रिंग में कोई एनर्जी नहीं होगी और दोनों ब्लॉक ने जस्ट चलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो किसकी एनर्जी होगी? ब्लॉक की। कितनी कितनी एनर्जी होगी? हाफ। काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ 2m इंटू वी बाई, इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है? वी बाई 3 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी? 2v/3। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m। बेटा देखो, काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन होती ही नहीं है, ठीक है ना। कोई भी एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो तो वो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी, इसलिए डायरेक्शन का यहां पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना हमेशा। हाफ m और ये कितना आ जाएगा? 2v/3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? इक्वल टू टोटल एनर्जी इन सेकंड केस, ठीक है ना। अब इसमें एलोंगेशन कब तक होता रहेगा? जब तक ये दोनों रुक ना जाए। जैसे ही ये रुकेंगे तो इनकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी 0। क्लियर है इतना? अब स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हो चुकी है? L, ठीक है। तो स्प्रिंग की एनर्जी आ जाएगी हाफ के L स्क्वायर। इसको सॉल्व करके 1/2 1/2 1/2 ये कैंसिल हो गए। L की वैल्यू आपको फाइंड करनी है 2m v²/9 प्लस m, ये कितना आ जाएगा? 4v²/9 इक्वल टू KL²। क्लियर है? ये कितना आ जाएगा? 2m v²/9 4m, तो आ जाएगा 6m v²/9 इक्वल टू KL², ठीक है। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6m v²/9 ओवर K इक्वल टू L²। तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसका अंडर रूट, ये 3 2 जा, ये 3 v² बाहर आ जाएगा, इसमें से v बाहर आएगा, v अंडर रूट 2m/3 के v इक्वल टू L, ये कहलाएगा इसका मैक्सिमम एलोंगेशन। स्प्रिंग इन इट्स नेचुरल लेंथ, if force F applied on block of mass m, then find मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग का आपको मैक्सिमम एक्सटेंशन फाइंड करना है, कितना इसका एक्सटेंशन होगा। तो अब बेटा यहां पे देखो, अगर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? फोर्स लगाओगे तो एक्सीलरेशन भी आएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड किया था? पहले हम लोग फाइंड कर रहे थे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहां पर हम लोग क्या फाइंड करेंगे? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बात क्लियर हो रही है? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास टोटल फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, ठीक है। तो इस पे लगने वाला, इस सिस्टम पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना है? टोटल फोर्स है F और टोटल मास कितना है? m + m 2m, ठीक है। तो ये होगा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां से आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, सेंटर ऑफ मास चलने लगेगा, सेंटर ऑफ मास चलने लगेगा। कितने एक्सीलरेशन से चलेगा? F/2m से। यहां तक बात समझ में आ रही? F/2m के एक्सीलरेशन से सेंटर ऑफ मास चलने लगेगा। अब अगर कोई ऑब्जर्वर बाहर से देखेगा तो कैसा दिखाई देगा? ये वाला ब्लॉक रुका हुआ, इस वाले ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा है तो ये भी आगे चलेगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास भी आगे चलता हुआ दिखाई देगा। कौन से ऑब्जर्वर को? अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़े होकर एनालिसिस करेगा। लेकिन हमने आपको बताया था, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन हो, आपको एनालिसिस कहां से करनी है? आपको एनालिसिस करनी है हमेशा सेंटर ऑफ मास पर, ठीक है ना। तो इस ऑब्जर्वर को हम सेंटर ऑफ मास पर रखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अब क्या होगा, ठीक है बेटा। चलो, तो अब हमने क्या किया? स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ पर है, ठीक है।
नेचुरल लेंथ हम मान लेते हैं एल, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसको ले लेते हैं ओरिजिन 0 0, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एल 0। ठीक है, अब आप ये देखो, ये स्प्रिंग है। अब हमने ऑब्जर्वर को यहां पर रख दिया सेंटर ऑफ मास पर, तो ऑब्जर्वर क्या होगा, एक्सीलरेट होगा। कितने एक्सीलरेशन से आगे बढ़ेगा, F/2m से। ये देखें, सेंटर ऑफ मास पर है ऑब्जर्वर और ऑब्जर्वर एक्सीलरेट हो रहा है, तो ये इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा कि नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये बताओ। अगर ऑब्जर्वर एक्सीलरेट हो तो ये कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपको बताए थे न्यूटन लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। न्यूटन लॉ लगाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, एक स्यूडो फोर्स। बात समझ में आ रही बेटा इतनी? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऑब्जर्वर चलता हुआ है, ऑब्जर्वर कहां जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो हमें न्यूटन लॉ अप्लाई करने के लिए क्या लगाने पड़ेंगे, इस पर स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स कहां पे अप्लाई करोगे, जहां भी ऑब्जर्वर जाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पर आपको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, एक एफ पी लिख लें। इस पे लगने वाला फोर्स हो गया स्यूडो फोर्स Fp1, और इस पे लगने वाला स्यूडो फोर्स हो गया Fp2। क्लियर है बेटा इतना? देखो, ऑब्जर्वर जहां भी जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे स्यूडो फोर्स। अब हमें फाइंड करनी है स्यूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो Fp1 की वैल्यू क्या होगी, स्यूडो फोर्स क्या होता है, मास ऑफ बॉडी, जिस बॉडी को वो देखता है उसका मास, और एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इसका मास कितना है, m। ठीक है, और एक्सीलरेशन कितना है, F/2m। m से m कैंसिल हो जाएगा। Fp2 कैसे फाइंड करोगे, इसका मास कितना है, इसका मास भी m है, एक्सीलरेशन इसमें भी है F/2m। ठीक है बेटा, m से m कैंसिल हो गया, F/2। तो इस बॉडी पर लगने वाले दो फोर्स होंगे, F फोर्स से आगे जाएगा और F/2 फोर्स इसको अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आया, स्यूडो फोर्स कितना आया, F/2। इसमें कितना फोर्स आया अपोजिट डायरेक्शन में, F/2। ठीक है बेटा, ऑब्जर्वर यही ऑब्जर्व करेगा ना। अब आप ये बताओ, अब क्या होगा, ये वाला फोर्स इसको यहां खींचेगा, ये वाला फोर्स इसको इस तरफ खींचेगा। ठीक है ना, इससे स्प्रिंग एक्सटेंड होती जाएगी। ठीक है, इसमें एक्सटेंशन आता जाएगा, और इसको खींचते 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 एक कंडीशन ऐसे आ जाएगी कि ये स्प्रिंग मैक्सिमम एक्सटेंशन होकर रुक जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ। अब क्या होगा, ये इसकी इनिशियल कंडीशन हो गई। इसके बाद क्या होगा, ये वाला ब्लॉक यहां तक आ जाएगा और ये वाला ब्लॉक और दूर हो जाएगा, स्प्रिंग में आ जाएगा मैक्सिमम एक्सटेंशन। ठीक है, और दोनों ब्लॉक यहां पर रुक जाएंगे। ये कंडीशन फर्स्ट है, ये सेकंड कंडीशन है। देख लो, ये बात क्लियर हो रही। चलो, ये सेकंड केस हो गया। इस कंडीशन में आके दोनों स्प्रिंग रुक चुकी हैं, और आप ये बताओ, इसमें इसका एक्सटेंशन ले रहे x1, यहां पर इस कंडीशन से इसका ले रहे एक्सटेंशन x2, और l है इसकी नेचुरल लेंथ। ठीक है, l इसकी नेचुरल लेंथ है, ये है l, ये हो गया x1, ये हो गया x2। तो मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या कहलाएगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, x1 प्लस x2। इसकी वैल्यू बेटा हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप ये देखो, ये दोनों इसको खींच रहे हैं। ठीक है ना, तो आप केस फर्स्ट और केस सेकंड को देखो, तो इसमें देखो सब में लगाते हम वही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन हमने आपको बताया था वर्क का मतलब भी एनर्जी ही होता है। ठीक है, तो इस वाले ब्लॉक को खींचने में कितना वर्क करना होगा,
और इस वाले ब्लॉक को खींचने में कितना वर्क करना होगा? देखो इसको कितना खींच रहा है ये फोर्स, फोर्स है F/2 और इसको कहां तक खींच के ले जाता है? x1, ठीक है ना? तो आप ये बताओ इस वाले ब्लॉक पर कितना वर्क लगेगा, कितना वर्क होगा? F/2 x1 प्लस इसको खींचने में कितना वर्क करना होगा? F/2 x2 इक्वल टू, अब ऐसा करने से इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हो जाएगी? ठीक है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आप ये देखो इसको आप खींच रहे हो, इस कंडीशन में स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है, इसकी कोई भी एनर्जी नहीं होगी। अब इसको आपने खींच दिया x1 प्लस x2, इस केस में एनर्जी कितनी आ गई? हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है इतना। इससे हम लोग x1 प्लस x2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आप चाहो तो x1 प्लस x2 को x भी ले सकते हो, ठीक है। इसको चेक कर लो बेटा, हाँ फाइंड कर सकते हैं आप लोग इसकी वैल्यू। देखो x1 प्लस x2 कॉमन आ जाएगा, सॉरी F/2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? x1 प्लस x2 इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 इक्वल टू f अपॉन, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, f अपॉन k, ठीक है बेटा। ये कहलाएगा इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन। देख लो क्वेश्चन नंबर 50, देखो दो मास हैं, वैल्यू है m1 और m2, ठीक है, दो मास हैं, वैल्यू है m1 और m2, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग कांस्टेंट है k, m2 को आप एक शार्प इंपल्स देते हो, मतलब यहाँ पे कुछ धक्का लगा रहे होगे जिससे इसकी वेलोसिटी हो जाती है v0, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और दूसरा क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले, तो अब आप ये देखो कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसके हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। मान लो ये रखा है 0 0 पर, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है L, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे L0, ठीक है। अब आपको मालूम है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इसका फार्मूला क्या होगा? VCM इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। m1 v1 हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी 0 है, ये हो गया 0, m2 v2 m2 v0 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है, ये हो जाएगी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप ये देखो, अगर कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़े होकर एनालिसिस करेगा तो कैसा दिखाई देगा? अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड से देखेगा तो कैसा दिखाई देगा? ये वाला ब्लॉक रुका हुआ है, ठीक है, दूसरा वाला ब्लॉक चल रहा है कितनी स्पीड से? v0 स्पीड से, ठीक है। एक ब्लॉक रुका हुआ है, दूसरा ब्लॉक चल रहा है v0 की स्पीड से, और सेंटर ऑफ मास कितनी स्पीड से जाएगा? सेंटर ऑफ मास जाएगा इस वेलोसिटी से, कौन सा? m2 v0 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। अब हमने आपको बताया था इस तरह की एनालिसिस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर आप ऑब्जर्वर को सेंटर ऑफ मास पर रखते हैं तो ऑब्जर्वेशन लेना जाना आसान काम होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वर को रखते हैं सेंटर ऑफ मास पर, ठीक है। ऑब्जर्वर सेंटर ऑफ मास पर है, ये VCM वेलोसिटी से चलेगा, क्लियर है इतना। ये वाली बॉडी चल रही है v0 से, ठीक है, और ये वाली बॉडी रुकी हुई है। अब अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर, ठीक है ना,
ऑब्जर्वर को रिलेटिव वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, m2 और m1 की। ये है m1, ये है m2, ठीक है। तो इसको देखते हैं। ठीक है, देखो ऑब्जर्वर खुद कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, vcm। आपको बताए थे जब दोनों बॉडी एक ही डायरेक्शन में चलें तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, इसकी वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी को माइनस करके। तो ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा, ठीक है, ऑब्जर्व वेलोसिटी ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या होगी, v0 माइनस vcm, m2 v0 ओवर m1 प्लस m2, m2 v0 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, नीचे आएगा m1 प्लस m2, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, m1 v0 प्लस m2 v0, ठीक है, माइनस m2 v0, ये कैंसिल होके आ जाएगा m1 v0, ठीक है। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ m2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ m1 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या होगी, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी से ही इस तरफ जाना चाहेगा। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी है, m2 v0 ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। इसके बाद कंडीशन क्या होगी, दोनों ब्लॉक एक्सटेंड होते जाएंगे और मैक्सिमम एक्सटेंशन पर ये रुक जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया केस सेकंड, यहाँ पे ये दोनों ब्लॉक रुक चुके हैं, ठीक है। अब आप ये देखो टोटल एनर्जी इन केस 1 इक्वल टू टोटल एनर्जी इन केस 2, ठीक है। केस 1 की टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ m1 v1 स्क्वायर, v1 की वैल्यू कितनी है, m2 v0 स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। v2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, v2 स्क्वायर की वैल्यू है m1 v0 ओवर m1 प्लस m2 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। के एक्स क्या कहलाएगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन, और x इक्वल टू होगा x1 प्लस x2, ठीक है। अब आप ये देखो 1/2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1/2 1/2। इसके बाद ये देखो m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर दोनों में कॉमन आ जाएगा, v स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। v स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा, m1 m2 का स्क्वायर प्लस यहां से क्या बचेगा, m2 m1 का स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब आप ये देखो यहां से m1 m2 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। बाहर हमने m1 m2 भी कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आप यहां पर m1 m2 कॉमन ले लोगे, देखो अगर हम यहां पर m1 m2 भी कॉमन ले लेते हैं m1 m2, तो यहां से बचेगा m2 प्लस m1, ठीक है। तो इसमें बेटा एक काम करते हैं, m1 m2 कॉमन ले लेते हैं, m1 प्लस m2, इसकी पावर से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इससे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो v0 ओवर, ठीक है, चलो v0 का स्क्वायर ओवर m1 m2 साथ में m1 इंटू m2, क्लियर है इतना, और इसका अंडर रूट, इसमें से v0 बाहर आ जाएगा और ये इसका होगा मैक्सिमम एक्सटेंशन। तो ये आएगा m1 m2 नीचे m1 प्लस m2 इंटू के साथ में v0, ठीक है ना। ये कहलाएगा इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन। स्प्रिंग की लेंथ ले लेते हैं L, m1 के कोऑर्डिनेट हो गए 0 0, m2 के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे L0। दोनों को फोर्स F लगाकर खींचा जाता है, इसको फोर्स यहाँ पे लगाया
और इसमें आपने फोर्स यहाँ पे लगाया। ठीक है, आपको फाइंड करना है मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो आप इसमें देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, देखो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या होगा, ACM इक्वल टू टोटल फोर्स ओवर, ए इक्वल टू हो जाएगा टोटल फोर्स ओवर टोटल मास। ठीक है ना, टोटल फोर्स कितना है, टोटल फोर्स कितना है, F माइनस एफ, नहीं F माइनस एफ अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू 0। देखो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी आपको डायरेक्शन के साथ अप्लाई करना होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर F टोटल फोर्स 2F नहीं होकर टोटल फोर्स कितना कहलाएगा, F माइनस एफ डायरेक्शन के साथ। ठीक है, दोनों का वेक्टर सम, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 0। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, इसका मतलब क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन से मूव नहीं करेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास अपनी ही पोजीशन पर रहेगा। यहां तक क्लियर हो रहा है इतना। अब हम लोग फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्या हो जाएगा, x बार m1 x1 हो गया 0 प्लस m2 x2 तो हो जाएगा m2l ओवर m1 प्लस m2 इक्वल टू m2l ओवर m1 प्लस m2। ठीक है, ये कहलाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां तक बेटा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है बेटा। चलो अब आप ये देखो, ये वाला ब्लॉक इस तरफ जाएगा, ये वाला ब्लॉक इस तरफ जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह पर रहेगा। ये हो गया m1, ये हो गया m2, दोनों पर आप F फोर्स लगाते हो। ये हो गया सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। ठीक है ना, x बार 0। ठीक है, ये हो गया 0 0 और ये हो गया L0। अब क्या होगा, इसको आप यहां से खींच रहे हैं। ठीक है ना, किस फोर्स से खींच रहे हो, F फोर्स से। यहां पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं फोर्स F, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, स्प्रिंग में एलोंगेशन आ जाएगा। ठीक है, ये ब्लॉक यहां तक मूव कर जाएगा, ये वाला ब्लॉक यहां तक मूव कर जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट था ओरिजिन 0 0, इसके कोऑर्डिनेट थे L0। ठीक है, अब आप ऐसा मान लो, इसमें एक्सटेंशन हो गया x2, m2 का एक्सटेंशन है x2 और m1 का एक्सटेंशन है x1। ठीक है ना, अब m1 और m2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस x1 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, L प्लस x2 0। ठीक है, और मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या कहलाएगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये सेकंड कंडीशन हो गई। इन दोनों में आपको अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, पहले भी हम लोग कई बार अप्लाई कर चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप इसमें देखो, टोटल एनर्जी इन केस फर्स्ट इक्वल टू टोटल एनर्जी इन केस सेकंड। ठीक है, अब फर्स्ट केस की टोटल एनर्जी क्या होगी, पहले भी हमने आपको बताया था, वर्क और एनर्जी एक ही बात है। ठीक है ना, तो फर्स्ट केस में क्या होगा, फोर्स इसको खींच के कितना डिस्प्लेसमेंट तक ले जाता है, x1 तक। ठीक है ना, तो इसके द्वारा वर्क डन कितना होगा, F x1 प्लस दूसरा वाला फोर्स इसको खींच के ले जाता है x2 डिस्टेंस तक,
तो इसका वर्क डन कितना होगा, एफ एक्स टू। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, हमें यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इक्वल टू, इससे स्प्रिंग में एलोंगेशन आ गया, कितना आ गया एक्स, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के एक्स वन प्लस एक्स टू का स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स। एफ आपने कॉमन ले लिया, एक्स वन प्लस एक्स टू क्या बन गया, एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से ये एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा 2f ओवर के इक्वल टू एक्स। ये कहलाएगा इसका मैक्स वन प्लस एक्स टू की वैल्यू तो आ चुकी है, लेकिन अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस मूव्ड बाय टू ब्लॉक, मतलब x1 की वैल्यू अलग से फाइंड करनी है और x2 की वैल्यू अलग से फाइंड करनी है। तो यहाँ पे बेटा एक बात देखो, यहाँ पर हमने क्या फाइंड कर लिया था, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से मूव नहीं होगा, ठीक है ना। फर्स्ट केस में सेंटर ऑफ मास कितना आया था, m2l ओवर m1 प्लस m2। अब हम फाइंड करते हैं सेकंड केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा, और एक बात और हम फाइंड कर चुके हैं, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से मूव नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए हमें ऑब्जर्वर को यहाँ पे रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, ठीक है ना। आप चाहते तो रख भी देते, चाहते तो नहीं रखते, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो कोई मूव कर ही नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है ना। अगर सेंटर ऑफ मास मूव करता तो ऑब्जर्वर को हम लोग सेंटर ऑफ मास पे रख देते, ठीक है। अब आप ये देखो, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट तो सेकंड केस में भी वही होंगे। अब सेकंड केस में हम लोग लगाते हैं सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट का फार्मूला, ठीक है ना। तो यहां पर भी एक्स बार की वैल्यू क्या आएगी, m1 x1, ठीक है ना। तो आप ये देखो m1 और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस x1, तो क्या हो जाएगा माइनस m1 x1 प्लस इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, m2 l प्लस x2 ओवर m1 प्लस m2। अब आपको मालूम है सेंटर ऑफ मास तो अपनी पोजीशन से चेंज ही नहीं हुआ, तो जो पहले था सेंटर ऑफ मास अब भी वही रहेगा। तो x बार की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं, m2l ओवर m1 प्लस m2, ठीक है। रखते हैं ये वाली वैल्यू, x बार की जगह क्या पुट करते हैं, m2l ओवर m1 प्लस m2। अब आप m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहां से कितना आ जाएगा, m2l इक्वल टू माइनस m1 x1 प्लस m2l प्लस m2 x2, ठीक है। m2l से m2l कैंसिल हो गया, इससे आ जाएगा m1 x1 इक्वल टू m2 x2, ठीक है। क्लियर है इतना। अब आप ये देखो, इससे x1 की वैल्यू क्या आ गई, m2 x2 ओवर m1, ठीक है। ये आ चुकी है x1 की वैल्यू, तो x1 यानी m1 कितना शिफ्ट होगा, इतना शिफ्ट हो जाएगा, और m2 कितना शिफ्ट होगा, कैसे फाइंड कर सकते हैं, m2 कितना शिफ्ट होगा, x2, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है x2 की वैल्यू, तो आप ये देखो, आपको मालूम है x1 प्लस x2 इक्वल टू है x, ठीक है। x कितना है, मैक्सिमम एक्सटेंशन, x1 प्लस x2 इक्वल टू है x, ठीक है। अब आप ये देखो, x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं 2f ओवर k, ठीक है। तो ये आ जाएगा x1 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं m2 x2 ओवर m1 प्लस x2 इक्वल टू 2f ओवर k, ठीक है ना। इससे आप किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, x2 की वैल्यू, ठीक है। तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, m1 का आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा m2 x2 प्लस m1 x2 इक्वल टू m1 2f ओवर k,
ठीक है। यहां से आप x2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x2 आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2m1 f अपॉन k, साथ में कितना आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है ना। ये आपने कॉमन ले लिया और इसको नीचे ले गए, हो जाएगा इतना। तो ये हो गई x2 की वैल्यू, और अगर x2 की वैल्यू आ गई तो x1 की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। x1 की वैल्यू कहां से फाइंड कर लेंगे आप, इस इक्वेशन से, ठीक है। चलो, या आप x2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, x2 की वैल्यू अब आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो आ जाएगी x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी m2 ओवर m1, ठीक है। और x2 की वैल्यू क्या है 2, x2 की वैल्यू है 2m1f, 2m1f ओवर k, m1 प्लस m2, m1 से m1 कैंसिल हो गया, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2m2f ओवर k m1 प्लस m2, ठीक है। ये इसका आंसर होगा।